नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारी इस फिर से नई वीडियो में। तो दोस्तों बात कर लें आज की जो वीडियो है, तो बात करें दोस्तों सीटेट 2019 की वीडियो है, जो कि एसएसटी पोर्शन का जो आपको सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर का सलूशन हम कराएंगे। और ये लेवल 2 का है आपका, जो जुलाई में कंडक्ट हुआ था। जुलाई माह में 2019 में जो कंडक्ट पेपर हुआ था सीटेट का, उसका जो डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे भी देखिए, आप देख रहे होंगे लिखा है, यहाँ लिखा है कि सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान पार्ट 3। और ये जो फर्स्ट नंबर पर दोस्तों सीडीपी से क्वेश्चन आते हैं 1 से 30 तक, और 31 से हमारे शुरू हो जाते हैं एसएसटी के। और 60 क्वेश्चन होते हैं, और 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से, यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों थोड़ी थोड़ी चर्चा करते चलेंगे इसमें, और इनके आंसर हम लगाते चलेंगे। दोस्तों आप वीडियो को रोक करके आप भी साथ के साथ आंसर लगा सकते हैं, ताकि आपको पता लग सके कि आपकी कितनी तैयारी है। क्योंकि दोस्तों सबसे अच्छा होता है, अगर सीटेट आपको पास करना है तो आप प्रीवियस ईयर जो अधिक से अधिक आप लगाएं तो सबसे अच्छा होता है। बात कर लेते हैं सबसे पहले 31 नंबर पर। तो लिखा है एथियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं थी। तो सबसे पहले थोड़ी सी यदि चर्चा हम दोस्तों करें एथियन लोकतंत्र की, तो बात कर लें जो एथियंस लोग थे, एथियंस लोग थे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था एथियंस में, यानी ग्रीक में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं सदी ईसा पूर्व, जिसे हम बीसी कह सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लोकतंत्र का यहीं पर उदय हुआ था। तो इसमें क्या था, इसकी थोड़ी सी विशेषताओं की बात कर लें हम। जो एथेंस का लोकतंत्र था, तो वहाँ पे क्या था, 18 वर्ष के जो भी व्यक्ति था उसे लोकतंत्र में हिस्सा दिया जाता था। दूसरी बात कर लें दोस्तों, इसमें हर एक व्यक्ति को सेना में जाना होता था। और बात करें कि इसमें क्या था कि कई जो जज के पद होते थे वो 30 उम्र से अधिक की आयु वाले 30 उम्र की अधिक आयु वाले लोगों के लिए सुरक्षित थे। यानी 30 वर्ष की आयु जो पूर्ण कर लेता था उसे क्या दिया जाता था, जज वगैरह के पद, जैसे कि हमारे यहाँ पर नेता वगैरह या जज वगैरह होते हैं। इसके बाद और बात कर लें तो इसमें सभी नागरिकों को उपस्थित होने का क्या था, मौका मिलता था। तो इसमें यदि हम बात कर लें कि इसमें गलत क्वेश्चन यानी गलत ऑप्शन पूछ रहा है, यहाँ विशेषता नहीं लिख करके, तो बात करें लिखा है यहाँ पे 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। हालांकि दोस्तों नागरिकता को सबको प्राप्त थी, बट बात करें 30 उम्र की जो बात कर रहा है ना, 30 वर्ष की आयु की, तो वो क्या था, यहाँ जज का पद जो था वो 30 उम्र की आयु में मिलता था। इसके बाद आगे बात करें, बाकी सारी विशेषताएं ये थी, जबकि ये वाली विशेषता नहीं थी। आंसर इस वजह से हमारा 1 नंबर हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करें, लिखा है 32 नंबर पर। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। सबसे पहले यदि हम समुद्रगुप्त की बात करें तो दोस्तों ये था गुप्त वंश का शासक, गुप्त वंश का तीसरा शासक। पहला था श्रीगुप्त, दूसरा था चंद्रगुप्त प्रथम, और तीसरा था समुद्रगुप्त। तो ये तीसरा जो गुप्त वंश का शासक था। बात कर लें तो इन जो देखिए दोस्तों इसने क्या किया था, यानी समुद्रगुप्त ने क्या किया था, चारों दिशाओं में, जैसे कि हमारा इस तरह से ये एक तरीके से, एक सेकंड दोस्तों, इस तरीके से यदि हम अपना भारत को मान लेते हैं इस तरीके से, तो चारों दिशाओं में यहाँ से इधर और इधर और इधर चारों दिशाओं में इसने क्या किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो इधर जो पड़ता था वो दक्षिणापथ पड़ता था। इसमें क्या था कि इसने इन लोगों को, यहाँ करके जो राजा थे इनको हराया, और हराने के बाद इसकी दरिया दिली ये थी दोस्तों कि इसने सभी राजाओं को हराने के बाद माफ कर दिया, और क्या है, उन्हीं को शासन करने का आदेश दे दिया या उन्हीं को छोड़ दिया। तो इसलिए आंसर आपका यहीं पे 4 नंबर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये इनकी बात नहीं थी, जैसे कि उसके साम्राज्य को उखाड़ फेंका, तो ये दोस्तों आर्यव्रत की साइड की बात करते हैं, जो साम्राज्य जो उखाड़ फेंका। और पुत्रियों का विवाह, तो ये जैसे कि श्रीलंका वगैरह के यहाँ के जो राजा थे ये इस तरह के कार्य करते थे। ये सब अदर जुड़े हुए हैं अदर समुदाय से, तो इसलिए आंसर यहाँ पे 4 नंबर ही सही हो जाएगा। इसके बाद 33 नंबर पर बात कर लें तो 33 नंबर पर देखिए लिखा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो 1 नंबर पर लिखा है कलारूप, और दूसरी तरफ लिखा है आपका नामावली। यानी ऐसे उदाहरण या ऐसी इसमें विशेषता जो इस तरह की कलाकृति के रूप में दिखती है, वो आपको आमने सामने मिलान करना है। दोस्तों सबसे अच्छी बात, जब मिलान करने वाली बात आ जाती है तो आपको एक बात याद रखनी है, यदि आप सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हो उसके बाद आपको आंसर नहीं लगता कि कौन सा होगा, तो सबसे पहले ये देखिए, यदि आपका एक भी आंसर फिट हो जाता है, चाहे आप कहें तो कैसे, या आपके जो भी माइंड में आ जाता है उसको आप पढ़ के देख लीजिए। तो जैसे बात करें, यहाँ 1 नंबर पर लिखा है कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। नहीं आया समझ में? इसके बाद 2 नंबर पढ़ लीजिए, चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा या अनछुआ दिखाया जाता था। यदि ये भी समझ में नहीं आया तो तीसरा पढ़ लीजिए, भारत में यूरोपीय वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और दोष रौब दर्शाती चित्रकला। ये भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पे 4 नंबर भी आप पढ़ लीजिए। लिखा है ब्रिटिश
ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्य को चित्रित करने वाली चित्रकला। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप यहाँ इतिहास देखते हैं तो इधर भी एक यहाँ पर इतिहास आ जाता है 3 नंबर में। तो ये देख लिए कि चौथे का आप 3 नंबर लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए डी नंबर पर 3 नंबर किस किस पर है, तो पहले ही ऑप्शन पर 3 नंबर मिला हुआ है। तो दोस्तों इससे क्या हुआ कि हमारा पूरा का पूरा आंसर राइट ये 1 नंबर हो जाएगा। और मिलान की बात करें तो यहाँ पे ए का 4 हो जाएगा, ए का 4। और बी की बात करें तो बी का यहाँ पे लिखा है 1 नंबर, बी का 1 नंबर हो जाएगा, सी का आपका हो जाएगा 2 नंबर और आपका डी का हो जाएगा 3 नंबर। इस तरह से आप मिला सकते हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे 34 पर। 34 पे बात करें दोस्तों, लिखा है 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारी केंद्रों से हुआ। तो दोस्तों 18वीं शताब्दी में यदि बात कर लें तो सूरत, मद्रास और कलकत्ता से इनका विकास हुआ था, या इनके व्यापारिक केंद्रों का विकास अधिक था। इसके बाद आगे बात करें नंबर 35 पर, लिखा है देखिए, कथन ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी आपको पता है काला शोक में दूसरी में हुई थी, अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। तो उसमें ये देखिए बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था, महायान में बट गया था बौद्ध धर्म। तो इसमें क्या था, यहाँ पे महायान के बारे में पूछा गया। तो इसमें लिखा है ए नंबर पर कि बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्ति में दिखाई गई हैं। तो ये बात नहीं थी दोस्तों। इसमें बात क्या थी कि महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्धिज्म में विश्वास सहमति हुआ, क्योंकि दोस्तों पहली बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म बौद्ध शिव और स्थायित्व 2 भागों में और बट गया था। तो महायान वाले जो थे बौद्धिस्ट वाले थे, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी ए गलत है बी सही है, तो 2 नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करें 36 नंबर, बात कर लें 36 नंबर क्वेश्चन पर। तो दोस्तों लिखा है मालवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कर उत्तर कीजिए। बात कर लें मालवारी क्या थी दोस्तों, मालवारी थी जिसमें गांव का प्रधान पूरे गांव के किसानों से राजस्व इकट्ठा करके सरकार को देता था, और रैयतवारी में सीधे किसान राजस्व इकट्ठा कर देते थे। और बात कर लें दोस्तों, जो मालवारी थी ये क्या थी, बंगाल साइड अधिक प्रचलित थी, बंगाल साइड। और जो रैयत वाली थी ये आपकी पश्चिमी, यानी कि ऐसे बोले दोस्तों दक्षिणी क्षेत्र में अधिक प्रचलित थी। तो यहाँ पे दोनों ही बातें लिखी गई हैं कि मालवाली बंगाल प्रेसिडेंसी के और रैयतवारी दक्षिण भारतीय इलाकों में थी। और यहाँ पे ये भी लिखा है मालवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव को संकलित करके राजस्व कंपनी को अदा करता, जबकि रैयतवारी किसानों के साथ सीधा समझौता थी। तो यहाँ पे आंसर दोनों सही हो जाएंगे, राइट आंसर यहाँ पे 3 है। इसके बाद 37 नंबर पर बात कर लें, लिखा है सूफी संत के मकबरे को क्या कह के जाना जाता है। तो इसे आप जान सकते हैं दोस्तों, दरगाह से कहा जाता है। यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, लिखा है विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया था। तो विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत रामानुज ने प्रस्तावित किया था। इसके बाद बात कर लें 39 नंबर पर, लिखा है भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथन पर विचार कीजिए, उत्तर का चयन कीजिए। तो 1772 की बात कर लें, यह फौजदारी अदालत थी, यह यूरोपियन जिलाधीश अध्यक्षा में चलता था। तो दोस्तों जैसे कि आपको भी पता था 1772 में हमारे देश पर ब्रिटिश शासन लागू था, तो इसलिए यहाँ पे क्या था कि यूरोपियन जिलाधीश अध्यक्ष के द्वारा चलाई जाती थी। तो यहाँ पे आंसर आपका बी नंबर सही है। तो यहाँ पे हम इस तरह से देखेंगे कि बी सही है ए गलत है। तो यहाँ पे 39 नंबर पे 2 नंबर का आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे बात करें 40 पर चलेंगे दोस्तों। इसके बाद चलते हैं 40 पर, लिखा है कि गैरीसन नगर से अभिप्राय है। गैरीसन नगर ऐसे थे जहां पर दोस्तों किलेबंद बसाव, जहां सैनिक रहते थे। यहाँ पर क्या होता था, गैरीसन में एक किला था, उसे बंद करके, यानी इस तरह जो अवैध किला हो उसमें क्या करते थे, सैनिक को रखा जाता था। इसके बाद आगे बात करें, लिखा है 41 नंबर पर, जब लंदन के अपहरण के 2 बजे हैं और भारत के 7:30 बजे हैं, तो इसका कारण क्या है कि भारत ग्रीनविच 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। तो ये बात 2 नंबर तो सही है। और आपको पता है कि भारत का टाइम 5.5 घंटे आगे है, तो 2 से, और यदि आप लगाएंगे 7:30 तक तो 5.5 घंटे बैठता, तो इसलिए दोनों ही आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है ए और दोनों सही हैं, और आर ए की व्याख्या करता है, इसलिए 41 नंबर पर आपका 3 नंबर का राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे करेंगे 42 नंबर पर चलते हैं दोस्तों। 42 नंबर पर लिखा है, नया क्वेश्चन है, लिखा है कि
समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी के कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर दीजिए। ए नंबर पर लिखा है कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां अधिक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। यदि जैसे रूस है, रूस सबसे बड़ा देश है और यहाँ पर 7 मानक समय होते हैं, 7 मानक समय है। इसके बाद आगे बात कर लें, पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। और प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर होता है, तो ये बात भी सही है, तो यहाँ 4 नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद बात कर लें, लिखा है 43 नंबर पर लिखा है दोस्तों, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों का सही क्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आता है दोस्तों क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल यहाँ पर लिखा है और तो यहीं पर शुरू में लिखा है क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर वायुमंडल और फिर बहिर्मंडल। तो आंसर 2 आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 44 की बात करें, लिखा है ऋतु निम्नलिखित में किस कारणों से होती हैं या बदलती हैं। बात करें, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इस वजह से मकर रेखा पर सूर्य की किरणें 10.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं। इस वजह से पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष पर झुका होना। तो दोस्तों बात कर लें, इसमें राइट आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी अपने स्थान पर परिक्रमण भी करती है, यानी एक तो करती है अपने स्थान पर घूमना, कहते हैं घूर्णन, और सूर्य, जैसे कि ये सूर्य है और इसके चारों ओर घूमना, ये है परिक्रमण। तो परिक्रमण और एक साइड से झुकी होने के कारण क्या होता है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है, जबकि घूर्णन के कारण दोस्तों दिन रात का होना पाया जाता है। इसके बाद 45 नंबर की बात करेंगे, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा घटक अधिक है। तो दोस्तों सबसे अधिक 78.9% क्या है आपकी, नाइट्रोजन। इसके बाद बात करें 46, महासागरीय जलधाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही का विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्ण कटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांश की ओर लाती हैं। तो ये बात आपकी सही है, जो कि ठंडी धाराएं, ध्रुवीय धाराएं हैं, वो क्या है, उच्च अक्षांशों से जल को निम्न की तरफ लाती हैं। लेब्राडोर गर्म धारा है, तो लेब्राडोर दोस्तों ठंडी धारा है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वहां विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र पाया जाता है। वहां पर मछली सबसे अधिक पाई जाती है और वहां पर दोस्तों सबसे अधिक क्या होता है, जैव विविधता वाला क्षेत्र भी पाया जाता है, ऐसे माने दोस्तों। तो यहाँ पे सी भी ठीक है और ए भी ठीक है, जबकि बी गलत है। तो बात कर ले, यहाँ पर ए और सी सही है, 2 नंबर हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करें, 47 नंबर पर लिखा है हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है, हिमोड कहा जाता है, हिमोड। इसके बाद 48 नंबर पर बात करें, लिखा है कथन ए और बी में निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। नंबर ए पर लिखा है यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। तो यह बात बिल्कुल सही है। इसे टेंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी सही है। और इनको क्या कहते हैं दोस्तों, शंकुधारी वन कहते हैं, शंकुधारी वन, जो कि अधिक ठंडे स्थान पर पाए जाते हैं। राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करें, नंबर लिखा है 49, लिखा है निम्नलिखित में कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है, इसका ध्यान रखें दोस्तों। यदि 49 नंबर पर हम बात करें, तो 49 नंबर पर पहले हम आपके पढ़ लेते हैं। मैदानी क्षेत्र में ऑक्स बोलेक चाप, ऑक्स बोलेक यानी ऑक्स बेलोक दोस्तों, ऑक्स कहते हैं कौन सी आपकी जो गोखुर झील होती है, तो ये मैदानी क्षेत्रों में बनती हैं, ये सही बात है। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, ये बात भी सही है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित होता है, तो ये बात भी सही है। बात कर लेते हैं भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कतरन और दहन कृषि पाई जाती है। दोस्तों कतरन और दहन कृषि कहाँ पाई जाती है, पहाड़ी इलाकों में, यानी मेघालय साइड में। तो इसलिए यहाँ पे गलत ये है और राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत ही पूछा गया है। इसके बाद आगे बात करें, 50 नंबर पर लिखा है तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं, क्योंकि ये बात आप आसानी से जानते हो, क्योंकि मृत सागर में लवणता अधिक होती है, लवणता अधिक होती है, यानी नमक की मात्रा अधिक होती है। लिखा है 4 नंबर पर राइट आंसर। इसके बाद 51 नंबर पर देखें, लिखा है भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी के कथन पर विचार कीजिए, उत्तर दीजिए। लिखा है भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। और बी नंबर पर लिखा है भूमि उपयोग मुख्यतः स्थल आकृति के द्वारा निर्धारित होती है। तो इसमें बात कर लें तो दोस्तों कोई भी बात हमें सत्य नहीं लग रही, इसलिए राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। 52 नंबर पर लिखा है रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। रक्षक मेखलाएं जो मदद करती हैं दोस्तों, वो पवन की गति को रोकथाम द्वारा मृदा का जो आवरण होता है ना, अपर्दन होता है, उसका संरक्षण करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 53 नंबर पर लिखा है कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है, तो इसको समय निर्धारित करता है। इसके बाद
वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। किस किस प्रकार के? तो दोस्तों नवीनी और अनवीनीकरण नहीं है, यहाँ पर आंसर माना था सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, यहाँ पे बोर्ड ने आंसर ये माना था। इसके बाद 55 नंबर पर देखेंगे तो लिखा है विविध समाज के संदर्भ में कथनों का सही कौन सा सही होगा। तो ये दोस्तों आपका हो जाता है पेडागोजिकल क्वेश्चन। वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानता पाई जाती हैं। तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों, लेकिन आगे चलते हैं दोस्तों। जिसमें संस्कृति और सत्ता के विभिन्नताएं मिलती हैं, क्या ये बात करेंगे? या 3 नंबर पर हम बात करेंगे। 3 नंबर पर आपका लिखा है जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति समानताएं होती हैं। आगे पढ़ते हैं, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। ये ऑप्शन सबसे बढ़िया है, 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। लिखा है महिलाएं भी हैं, तो ये बात तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा पूछा जो रूढ़िबद्धता को चुनौती देता हो। महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, ये भी कुछ हद तक ठीक है। महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होते हैं, ये नहीं लग रहा। महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, तो यानी समाज के अनुसार तो ये होती हैं कि महिलाएं भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन के व्यस्त होती हैं, महिलाएं पालन पोषण करती है, लेकिन समाज ये नहीं अधिक मानता कि महिलाएं जिम्मेवार चालक होती हैं। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे 3 नंबर हो जाएगा। इसके बाद 57 नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में कौन सी मुख्य मांग थी। तो महिलाओं को मताधिकार, महिलाओं को मताधिकार। इसके बाद 58 नंबर पर लिखा है 58 नंबर पर लिखा है दोस्तों जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो जातक की बात कर लें तो जातक जो थी, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी दोस्तों, बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी, जो कि सामान्य लोगों ने इनकी रचना की थी, सामान्य लोगों ने रचना की थी रचना, और बौद्ध भिक्षुओं ने इसकी क्या थी लिखित प्रणाली अपनाई थी, यानी इन्हें लिखा था। तो इस पे 1 नंबर पर ही आपका इस वजह से राइट आंसर हो जाएगा। लिखा है इसमें कि इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया या संकलन किया गया। इसके बाद आगे बात करें, लिखा है 56 नंबर पर लिखा है कि आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन छांटिए। तो आईने अकबरी के बारे में बात करें तो दोस्तों 59 नंबर पर आपका यहाँ लिखा है यह अकबर के प्रशासन के विधि की संख्या की विवरण प्रस्तुत करती थी। यह आंसर आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करें दोस्तों 59 के बाद 60 लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने कीर्तियों को शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचना को गुरुमुखी में संकलित किया। तो गुरु अंगद ने इनको किया था, जो 60 नंबर पर गुरु अंगद ने, यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 61 नंबर आता है दोस्तों, लिखा है ए और बी का मिलान कीजिए। ए पर लिखा है विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार और बी पर लिखा है विभिन्न प्रकार के ऋण। तो बात कर लें यदि कृषि श्रम यानी कृषि या श्रमिक की बात करें और बड़ा किसान क्या करता है, तो बड़ा किसान क्या है, कृषि संसाधन संचित के लिए सरकारी ऋण मांगता है। मध्यम किसान क्या करता है दोस्तों, मध्यम किसान यानी बी का पहले तीसरा देख लीजिए, बी का तीसरे पर यहाँ पे देखिए क्या जगह है, एक जगह ही है, बी का तीसरा हमें मिट गया, तो यहाँ पे ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। यानी बी का ये हो जाएगा तीसरा, एक और आपका ए का हो जाएगा पहला और सी का हो जाएगा दूसरा। इसके बाद आगे बात कर लें, लिखा है कि यहाँ लिखा है नया क्वेश्चन, दादन व्यवस्था यानी पुटिंग आउट ऑफ सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच संबंध क्या था। तो इसमें क्या था कि सौदागर जो है बुनकरों को व्यापार यानी कि कच्चा माल की आपूर्ति कराता था और उनको बुनकर से बाद में माल वापस खरीद लेता था कम कीमत पर। तो यहाँ पर 3 नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद 63 पे बात कर लेते हैं। 63 पर लिखा है कि ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती है बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। तो ए नंबर पर लिखा है सोना पड़ोसी की दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करती है। तो दोस्तों केचप का ऑर्डर तो तब बनेगा ना टमाटर हमें पास होंगे। तो पहले यहाँ आगे देख लेते हैं, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से होगा। तो सबसे 1 नंबर पर तो आएगा बी, ये थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाते हैं। इससे आगे देख लेते हैं, एक छोटे शहर के 2 नंबर पर ये आ जाएगा, एक छोटे शहर की खास संकरण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है 3 नंबर पर, और विपणन करने वाली कंपनी भंडारों का कच्चा आपूर्ति करती है 4 नंबर, और 5 नंबर पर ये। तो आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर सही। इसके बाद आगे बात करें, लिखा है कोई व्यक्ति जिला जज न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है तो वह अपील कहाँ करेगा। तो वह अपील जो करेगा दोस्तों उच्च न्यायालय में करेगा। इसके बाद आगे बात करें, लिखा है भारतीय संसद के लिए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। बात कर लें कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितनी भी संसदीय
कितने भी सदस्य हों वह सरकार बना सकता है, तो दोस्तों वो नहीं बना सकता, क्योंकि दोस्तों आधे से अधिक मतों की आवश्यकता या सदस्यों की आवश्यकता होती है। बी नंबर पर लिखा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बी सही है और ए गलत है, यानी 2 नंबर पर केवल बी सही है। इसके बाद आगे बात कर लें 66 नंबर पर लिखा है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथनों में भारतीय राज्यों का अर्थ क्या है? यानी दोस्तों ये सत्ता का दुरुपयोग रोकना है, तो दोस्तों कोई भी सरकार तो अपने ही मनमानी चलाएगी। यहाँ पे क्या है, ये भारतीय राजनीति, ये आपकी कहलाएगी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। इसके बाद आगे बात करें 67 नंबर पर लिखा है इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में किस केंद्रीभूत होकर कराना चाहिए? नंबर ए पर लिखा है बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित या करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। तो यहाँ पे जो 67 नंबर पर ज्यादातर तो हमें ए बी नंबर लग रहा था, बट इसमें ए नंबर भी सही है, तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर राइट। इसके बाद आगे बात करें तो दोस्तों बात करें अच्छा खासा पेपर था ये, इसमें टाइम लेने वाला पेपर था, जिसमें आप टाइम देख करके अच्छे तरीके से क्या है दोस्तों, इसमें पढ़ने की हमें अधिक आवश्यकता होती है और पढ़कर समझने की, क्योंकि इसमें हिंदी के शब्द डिफिकल्ट आते हैं दोस्तों। बात करते हैं 68 पर निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन गलत हैं, इन्हें पहचानें। तो क्या बात कर लेते हैं, वैज्ञानिक जांच के प्रकृति और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं, इसमें 2 कथन गलत ढूंढने दोस्तों। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल 1 नंबर तो ये मिल गया दोस्तों, केवल का आंसर ही गलत हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषय को पढ़ाने के तरीके समान हैं, यह हो सकता है क्या? या डी नंबर पर हम देख लें, 68 नंबर का क्वेश्चन है ये आपके सामने। तो डी नंबर पर देखें तो सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने के लिए अपेक्षा जटिलता से जोड़ना पड़ता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें गलत ये भी है। तो बी और सी गलत हो जाएंगे और यही आंसर आपका हो जाएगा। 69 पर लिखा है निम्नलिखित एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण होना चाहिए? कंठस्थ कराना बिल्कुल नहीं, सापेक्ष और महत्व का निर्माण कराना बिल्कुल सही। उसके बाद 70 नंबर पर लिखा है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? नंबर 1 प्रत्यक्ष उदाहरण तथा अनुभव से सीखना, ठीक ही बात है। तथ्यों और आंकड़ों को स्मरण तो कराना नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे 70 नंबर पर मेरे विचार से 70 नंबर पर 1 हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद आगे बात करें, लिखा है निम्नलिखित कथनों में से सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। तो बात करें जानकारी का स्मरण कराने से अवधारणात्मक तथ्य का विकास होता है या तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है? तो दोस्तों इसमें तो वही वाली बात आ रही है ना, जैसे कि दोनों का स्मरण करा देना है ना, तो मुझे तो कोई भी सही नहीं लगता, इसमें भी आंसर भी 4 नंबर था। इसके बाद आगे बात करें 72 पर बात कर लेते हैं। लिखा है वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थी को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास क्या होगा? तो लिखा है संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन कराना, ये तो नहीं होगा। वन्य जीव संरक्षण नाटक तैयार नहीं, विद्यालय में वन्य जीव नहीं, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदना की प्रतिज्ञा लेना, जैसे मांस है ना, मांस वगैरह या अन्य ये चीजें जो पशुओं से मिलती हैं इनको न खरीदने की प्रतिज्ञा देना। इसके बाद आपका 73 नंबर पर हो जाएगा, लिखा है खुली किताब मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी पर सभी तथ्यों और विचरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा, तो कंठस्थ तो दोस्तों कराना ही नहीं है दोस्तों। नंबर बी पर लिखा है कि अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा, तो ये भी मुझे ठीक नहीं लग रहा दोस्तों, ये भी हमें ठीक नहीं लग रहा। और विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये भी ठीक नहीं लगा। विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो आंसर माना था बोर्ड ने माना था आपका 73 का जो माना था दोस्तों, 1 नंबर माना था दोस्तों, इसमें 73 का 1 नंबर बोर्ड ने माना था जो आंसर, चलो यही लगा देते हैं। उसके बाद आगे करते हैं, तो इसके बाद आगे करें क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूपन कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? कौन कौन से रहेंगे? जैसे कि छोटे समूह की परियोजना, विशेष नृत्य द्वारा प्रस्तुति, और सी नंबर पर लिखा है प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, या 4 नंबर पर समुचित चित्र या कॉलेज बनाना। 74 पर हो जाएगा आपका, देखिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और आपका जो हो जाएगा ए सी डी, क्योंकि नृत्य नहीं कराना हमें, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 नंबर राइट।
इसके बाद 75 पर बात कर लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे। ऊपर दिए गए के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थी को जानते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे। अनुभव की तुलना पर, विश्लेषण की करने की क्षमता पर, परिस्थितियों। तो यहाँ पर 75 नंबर पर 3 नंबर हो जाएगा परिस्थितियों के अनुसार। आगे देखते हैं, लिखा है कि आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी या सम्मानजनक नीति होगी। बात कर लें 76 पर, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, उनकी यानी बढ़ाई करना। इसके बाद आगे बात करें 77 नंबर पर लिखा है, 77 नंबर पर लिखा है, जब विवादग्रस्त मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हों तो आपको क्या करना चाहिए। मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से बचना चाहिए, बिल्कुल नहीं। समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। देख लेते हैं, सही योजना के साथ सम्मानजनक, ये ज्यादा बेस्ट है दोस्तों। 78 नंबर पर लिखा है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो दोस्तों बात कर ले, यहाँ पे दोनों ही हो जाएंगे 3 नंबर पर। इसके बाद बात कर लें 79, विद्यार्थियों के एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए। किस पर होना चाहिए। एक, चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना। देख लेते हैं, विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, ये तो होना चाहिए। समूह का विचारपूर्वक चयन करना, ये भी होना चाहिए। तो इसमें हमारे सामने आ गया बी और सी, कार्य की पूर्ति करना। तो ये कार्य की पूर्ति करना तो नहीं होना चाहिए 79 का, और आपके सामने ये तीनों ही होने चाहिए, बाकी दोस्तों ये नहीं होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पे ये हो जाना चाहिए। इसके बाद आगे बात करेंगे, 80 नंबर पर लिखा है, निम्नलिखित विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही चुनिए। समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। ठीक लग रहा है दोस्तों। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। तो अपने आप तो जानकारी ढूंढना अच्छी बात नहीं है, जो की बात है समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना, तो ये भी नहीं देना चाहिए, विषय वस्तु पर बल देना नहीं चाहिए अधिक। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना, तो ये भी होना चाहिए बिल्कुल, और ये भी। तो यहाँ पर ए और डी निकल कर आ रहा है, जहाँ पे 2 नंबर पर है 80। 80 के बाद 81 देखते हैं। 81 नंबर पर लिखा है कि निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जाता। तो प्राथमिक स्रोत के रूप में दोस्तों मुजफ्फर आलम। इसके बाद आगे बात करना है, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित में किन स्रोतों को लेंगे। तो देखिए दोस्तों, बच्चे छोटे हैं तो सबसे पहले लघु चित्रकारी लेंगे, छोटी छोटी चित्रकारी करके। लिखा है आगे 83 पर, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। तो आलोचनात्मक क्या, व्यक्तिगत भावना के प्रति या समता के मुद्दे पर। तो बात कर लें यहाँ पर दोनों ही होने चाहिए। 83 का बात कर लेते हैं, दोनों होने चाहिए, व्यक्तिगत पर भी और समता के मुद्दे पर भी। तो यहाँ पर 4 नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद 84 का बात कर लें कि भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। लिखा है, ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता पर मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ये आपका जो बात करेंगे 84 की, तो आप जो करेंगे परिकल्पना पर, कि बच्चे किस प्रकार की परिकल्पना करते हैं। 85 की बात करते हैं। लिखा है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षिक विधि क्या होगी। सर्वोत्तम जो होगी आपके वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए, भ्रमण के लिए ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगी। 86 की बात कर लें कि लिखा है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका होती है। क्या होती है, कोई भूमिका नहीं, ऐसा तो नहीं दोस्तों। कक्षा को आनंदवन मूल भरपाई करने के लिए प्रयुक्त करने में से पुस्तक आकर्षित दिखती है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। 86 का कक्षाओं को आनंदवन बना विषयों की निरसन नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को जोड़ते हैं 4 नंबर पर सही हो जाएगा। रंग भेद की प्रथा पर दिए गए कथन ए और बी पर विचार कीजिए। नंबर 1 पर लिखा है, यह प्रथा जाति के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति देती है। तो जाति पर तो नहीं करती है दोस्तों। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो 87 की बात कर लें, ये भी नहीं करती और ये आपका 4 नंबर ही राइट हो जाएगा। तो इसके बाद आगे बात करें 88 पर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। सरपंच आते हैं, वार्ड के सदस्य आते हैं, सचिव नहीं आते, ग्राम सदस्य भी नहीं आते। ए और बी 1 नंबर पर ही मिल जाएगा, ए और बी। 89 के बाद इसके लिखा है, 89 पर लिखा है दोस्तों कि निम्नलिखित कार्यों में पटवारी या लेखपाल का कौन सा उत्तरदायित्व है। तो इसका उत्तरदायित्व भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना।
इसके बाद देखते हैं 90 नंबर पर, और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे 60 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है। तो स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य की बात कर लें तो आपका 3 नंबर सही हो जाएगा। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं, ये 3 नंबर। तो मिलते हैं तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आगे नए वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।